जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित। चर्चा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, कश्मीरी पंडितों को न्याय और प्रदेश के पिछड़े तबकों को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। विवाद बढ़ने के बाद डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर सदन में मांगी माफी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर पलटवार। देश को कभी जाति और कभी उत्तर दक्षिण में बांटने का लगाया आरोप। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार और कांग्रेस तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस की असल विचारधारा भारत को तोड़ने की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा देश को खंडित करने की मंशा को भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी। साइबर अपराध और ठगी से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। टास्क आधारित पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड में शामिल 100 से ज्यादा वेबसाइट्स को किया ब्लॉक। साइबर सेफ इंडिया को बताया पहली प्राथमिकता। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को बताया सामाजिक समरसता का अमर पुरोधा। चक्रवात मेघजॉम के कमजोर पड़ने के बाद राहत और बचाव का काम तेज। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मानवीय मदद पहुंचाने में जुटी भारतीय वायुसेना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। और खेलों में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 सीरीज का होगा आगाज। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को आज लोकसभा की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों पर सदन में हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से राज्य में जिन लोगों पर अन्याय हुआ, जो लोग अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, ये बिल उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 46 से अधिक परिवार और 1,57,000 से अधिक लोग जम्मू कश्मीर से देश भर में विस्थापित होने को मजबूर हुए। उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से सरकार विस्थापितों के दर्द को कम करने का काम किया है। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। और चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन दो विधेयकों पर यहां विचार हुआ, उनमें से एक में एक महिला समेत कश्मीरी विस्थापित समुदाय के 2 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और एक सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन
कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। और वहीं संसद के अंदर और बाहर आज भी डीएमके सांसद के विवादास्पद बयान की गूंज सुनाई दी। हालांकि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद उस पर खेद जताते हुए सदन में माफी मांग ली है। आइए आपको सुनाते हैं संसद में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगते हुए क्या कहा। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से बार बार दिए जा रहे ऐसे विवादास्पद बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और देश इस तरह की राजनीति का डटकर सामना करेगी। मैं जरा पोस्टर में दिखाना चाहता हूं, ये उनका पहला शुरुआत था डीएमके की ओर से। सनातन धर्म इज डेंगी मलेरिया। उसके बाद कूद पड़े अपने राहुल गांधी जी, भारत माता कौन है, और उसके बाद कूद पड़े अपने बड़े सेक्युलर और लिबरल वैल्यू के केरल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमास को इनवाइट करके अप्रूव्ड हिंदुत्व का प्रोग्राम चलाया केरल में। और ये सब नाकाम होने के बाद कल शुरू हुआ है इंडी तोड़ो यात्रा का एक नया स्ट्रैटेजी, नया दौर, नॉर्थ साउथ डिवाइड। इसको हम डट के अपोज करेंगे और देश के सभी सिटीजन्स ऐसे राजनीति को टोटली अपोज करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत जोड़ो कहने वाली कांग्रेस की असल विचारधारा भारत को तोड़ने की है। उन्होंने कहा कि जब भी इंडी गठबंधन के नेता इस तरह बंटवारे की राजनीति करते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व खामोश नजर आती है। भारत जोड़ो यात्रा जो कहते थे, असल में उनका आइडियोलॉजी है भारत तोड़ो यात्रा, इंडी तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े और डिविजिव पॉलिटिक्स करना। और हमारा एनडीए का जो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, हमारा आइडियोलॉजी, हमारा पॉलिटिक्स, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माटी, देश फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, ये है एनडीए का और भाजपा का आइडियोलॉजी। और जब भी ये इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं ऐसे काम करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कल भी आपने देखा नॉर्थ साउथ के डिवाइड के इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकला राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी जी से। और वहीं डीएमके सांसद सेंथिल कुमार और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की संस्कृति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से शुरू हो गई थी। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह सुयोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। विधानसभा चुनाव के बाद पांचों राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदू होमा ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लालदू होमा ने राजभवन में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात की। जेडपीएम की तरफ से लालदू होमा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लालदू होमा ने कहा कि हमने नई सरकार के गठन पर बात की।
और वहीं इस बीच अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने संसद सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफा देने पहुंचे इन सांसदों का प्रतिनिधित्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। आज इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। अब तक कुल 10 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। 2 अन्य सांसद बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह आज नहीं आए। चक्रवात मिचोंग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। मिचोंग से सबसे बुरी तरह से चेन्नई प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव कर्मी बाढ़ वाले इलाकों में फंसे निवासियों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना चक्रवात मिचोंग से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय मदद और राहत कार्य में जुटी हुई है। वायुसेना स्टेशन तांबरम के 4 हेलीकॉप्टरों ने उत्तर और दक्षिण चेन्नई के 16 स्थानों को कवर करते हुए राहत सामग्री वितरित की है। भारतीय वायुसेना द्वारा अब तक करीब 950 किलोग्राम राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान मिचोंग से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने चक्रवात मिचोंग के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया। खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मेरी प्रार्थनाएं हैं कि इस चक्रवात के मद्देनजर घायल या प्रभावित लोगों के साथ हैं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बनके देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ।
उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज 20 लाख से अधिक लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी सीपीआर की ट्रेनिंग ली। हाल के दिनों में युवाओं में अचानक हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ये बड़ी पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय में सीपीआर की ट्रेनिंग को लेकर देश भर में सीपीआर के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बुधवार को देश भर में 20 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ सीपीआर की ट्रेनिंग ली। हाल के दिनों में युवाओं में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत को देखते हुए सरकार ने सीपीआर ट्रेनिंग की एक खास मुहिम की शुरुआत की है। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन तकनीक की ट्रेनिंग हार्ट अटैक से होने वाली मौत को कम कर सकता है। समाज में कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत ही मदद मिल जाए, उसके लिए आम जनता में अवेयरनेस हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ी ट्रेनिंग हो, तो मैं मानता हूँ कि अवश्य हम दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि सही वक्त पर सीपीआर दिया जाए तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। एटलीस्ट आम नागरिक होता है उसको एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन सीपीआर की ट्रेनिंग हो, जिसके लिए कोई स्पेशल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं हो। इट रिक्वायर्स अ सिंपल ट्रेनिंग एंड उसकी वजह से हम कार्डियक अरेस्ट, पर्टिकुलरली आजकल जो यंग कार्डियक अरेस्ट है, जो प्रिवेंटेबल डेथ है, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। ये सीपीआर की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक जो कार्डियक कंप्रेशन जो होता है, हम मिनट में 100 से 120 के रफ्तार से करते हैं और हर दबाव में 5 से 6 सेंटीमीटर तक तो छाती को हम दबाते हैं। लेकिन 30 दबाव देने के बाद हमें फिर 2 बार सांस देना होता है। सीपीआर का प्रशिक्षण सभी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज सहित सभी विश्वविद्यालयों में दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि देश का हर नागरिक सीपीआर तकनीक से प्रशिक्षित हो ताकि अस्पताल में जाने से पहले मरीज को जरूरी सहायता मिल सके। देश में लाखों लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता। सीपीआर तकनीक से लोगों को बचाया जा सकता है। 1 मिनट में 100 से 120 बार सीपीआर दिया जाता है और ऐसा लगातार 50 मिनट तक करना होता है। खराब जीवन शैली दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार राजनीति से ऊपर उठकर उन राज्यों को भी लगातार आर्थिक मदद दे रही है जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनके राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था, जबकि आंकड़े बताते हैं कि केंद्र की तरफ से बिना किसी भेदभाव के विभिन्न योजनाओं के लिए सभी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल को भी पर्याप्त फंड आवंटित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत साल 2021 से अब तक पश्चिम बंगाल के 51,14,000 से ज्यादा किसानों को 7,380 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को 2019 से 23 के दौरान 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें एम्स कल्याणी के लिए 966.56 करोड़ एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की विकास की परियोजनाओं के लिए 44.58 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को केंद्र द्वारा 2019 से 2023 तक 6,550.91 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 31 अक्टूबर 2023 तक 301 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 2020 से 23 तक 22,15,207 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई 2023 तक 54,26,916 ऋण खाते थे जो इस योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं तेलंगाना की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने तेलंगाना को साल 2019 से 2023 तक 3,045.66 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तेलंगाना में 31 जुलाई 2023 तक 6,39,323 ऋण खाते थे जो इस योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत साल 2020 से 2023 के दौरान ओडिशा में 11,88,269 एवं तमिलनाडु में 3,64,850 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई 2023 तक आंध्र प्रदेश में 41,35,131, झारखंड में 13,02,842, केरल में 23,40,980 और ओडिशा में 26,93,118 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक आंध्र प्रदेश में 13,48,593 और केरल में 17,81,474 ऋण खाते थे जो इस योजना का लाभ उठा रहे थे। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में प्रसिद्ध गुजरात के गरबा के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। गुजरात के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और विरासत दुनिया के सामने प्रदर्शित हुई हैं। जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां, मोती बेराना चौक मां आव्या अम्बे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां, उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अम्बे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।